जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती, कितनी सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो सेफ्टी हमारी जो है 3 टाइप्स की सेफ्टी होती है। फर्स्ट होती है हमारी सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा कि हमें जो है अपनी स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से करनी होती है। और नेक्स्ट थी हमारी जो है वर्कशॉप सेफ्टी, कार्यशाला सुरक्षा, कार्यशाला की सुरक्षा। नेक्स्ट थी हमारी जो है मशीन सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा। ये हमें जो है कि किसी भी मशीन पर जो है वर्क करते समय हमें किस प्रकार की जो है सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हम हमारी स्वयं की सेफ्टी की बात करते हैं, तो जो हमारी स्वयं की सुरक्षा होती है, अगर हम किसी भी प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो उसे हमें अपने स्वयं को किस प्रकार से बचाना है। वर्क का कार्यशाला की सुरक्षा, वर्कशॉप सेफ्टी, हमें वर्कशॉप की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। और नेक्स्ट थी हमारी जो है मशीन की सेफ्टी। हमने जो है इन सभी पर जो है पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे से जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं कृत्रिम श्वास किसे कहते हैं, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियां लिखो। जो हमारी कृत्रिम श्वास की जो है कितनी विधियां होती हैं। कृत्रिम श्वास का मतलब होता है अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है रोगी होता है, तो उसे जो है सांस लेने में क्या होती है कि कठिनाई होती है। तो हमें उस समय क्या करनी चाहिए, कृत्रिम श्वास की जो है कृत्रिम सांस देने या बनावटी सांस जो है देने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। तो हमारी जो कृत्रिम सांस होती है, जब दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। जब भी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त, अगर हमारे कोई भी व्यक्ति है वह जो दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है या किसी भी प्रकार का रोगी है और उसे सांस लेने में क्या हो रही है कि कठिनाई हो रही है, तो उस समय कृत्रिम सांस अर्थात बनावटी सांस दिया जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, कृत्रिम सांस या बनावटी सांस जो है देने का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वास कहते हैं। यह जो कृत्रिम श्वास की 2 विधियाँ होती हैं। जो कृत्रिम श्वास की कितनी विधियाँ होती हैं, हमारी जो है 2 विधि होती है। फर्स्ट होती है हमारी जो है सिल्वेस्टर विधि और नेक्स्ट है हमारी जो है शेफर शेफर विधि। तो हमारी जो कृत्रिम सांस की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। फर्स्ट होती है हमारी सिल्वेस्टर विधि, नेक्स्ट है हमारी जो है शेफर विधि। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो सिल्वेस्टर विधि यह होती क्या है, कि हमें जो है सिल्वेस्टर विधि में हमें किस प्रकार से जो है व्यक्ति को जो है सांस देने की जो है व्यवस्था होती है। किस प्रकार से हमें जो है व्यक्ति को, किसी भी चोटिल व्यक्ति को जो है सांस देने का उपबंध होता है। तो आइए बात करते हैं सिल्वेस्टर विधि की। इस विधि में सबसे पहले रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े उतार लेना चाहिए। जो कोई भी रोगी होगा, कोई भी मरीज होगा, उसके जो ऊपरी वाला भाग का जो है कपड़ा क्या करना चाहिए, उतार लेना चाहिए। फिर ऊपरी भाग के कपड़े ढीले कर देना चाहिए और ऊपरी भाग के कपड़े क्या कर देना चाहिए, ढीले कर देना चाहिए तथा रोगी को चित्त अवस्था में लिटा देना चाहिए। चित्त अवस्था की बात करते हैं तो आपको चित्त अवस्था कैसी होती है, यह आप देख सकते हैं कि हमें जो है चित्त अवस्था में क्या करना चाहिए, रोगी को जो है लिटा देना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमें क्या कर देना चाहिए, लिटा देना चाहिए। चित्त अवस्था में जो है लिटा देना चाहिए। उसके बाद रोगी के कंधों के नीचे तकिया लगा देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं रोगी के कंधों के नीचे, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या किया गया है, पिलो लगा दिया गया है, तकिया लगा दिया गया है। रोगी के कंधे के नीचे क्या कर देना चाहिए, तकिया जो है लगा देना चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा देने वाले क्या होता है कि उसके बाद जो है कंधे के नीचे तकिया लगा देने के बाद उस व्यक्ति के जो है प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को रोगी के सिरे पर की तरफ से घुटनों के केवल बैठाना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको जो है, यहाँ पर देखिए
प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति, जो भी हमारा क्या करेगा, प्राथमिक चिकित्सा देगा व्यक्ति को, रोगी के सिरे, यहाँ पर देखिए रोगी के सिरे के पास जो है घुटने के बल पर जो है उसे क्या कर देना चाहिए, बैठा देना चाहिए। और रोगी के दोनों हाथों को पीछे लगाकर कोहनियों को जमीन से स्पर्श कराना चाहिए। दोनों हाथों की जो कोहनियाँ होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि जमीन के साथ जो है स्पर्श कराना चाहिए। ऐसे करने से रोगी को साँस आती है। तब ऐसा करने से हमें क्या होती है कि रोगी की दोनों कोहनियों को क्या किया गया है, इधर भी इधर भी, दोनों कोहनियों को क्या किया है, जमीन से जो है स्पर्श करा देना चाहिए। इससे क्या होती है कि तब साँस जो है आने लगती है। अब रोगी के दोनों हाथों या बाहों को मोड़कर उसकी छाती पर मोड़कर दबाव देना चाहिए। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, उसकी छाती पर जो है, यहाँ पर देखिए छाती पर मोड़कर क्या करना चाहिए, दबाव देना चाहिए। इससे हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार दोनों क्रियाओं को 1 मिनट में 10 से 12 बार क्रमवार करके रोगी को कृत्रिम श्वास दिया जाता है। किसी भी रोगी को जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार यह विधि का जो है प्रयोग करके उसे सांस जो है दिया जाता है। यदि उपचार करते समय रोगी की जीभ को दूसरे व्यक्ति बाहर निकाल कर साफ रुमाल से साफ कर दें, क्या होगा कि जो रोगी की जीभ को क्या करना चाहिए, टंग को उसे बाहर निकाल कर जो है साफ कर देना चाहिए, तो और भी अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है कि और भी अच्छा लगता है। यह क्रिया तब की जाती है जब रोगी स्वाभाविक सांस लेना शुरू नहीं करता है। स्वाभाविक मतलब जो है स्वयं से जो है सांस लेना जो है शुरू नहीं करता है, तब यह विधि जो है प्रयोग करनी चाहिए। यह होती है हमारी जो है सिल्वेस्टर विधि, कि हमें जो है सिल्वेस्टर विधि में किस प्रकार से जो है व्यक्ति को जो है सांस देने की विधि प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो अगली विधि है शेफर विधि। शेफर विधि की बात करते हैं तो हमारी जो शेफर विधि होती क्या है, इस विधि में रोगी को औंधे मुंह लिटाया जाता है। इसमें रोगी को क्या किया जाता है कि औंधे मुंह मतलब जो है मुंह के बल जो है, सीने के बल जो है लिटाया जाता है। सीने के बल जो है लिटाया जाता है और बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है। और बाहों को क्या किया जाता है, यहाँ पर बाहों को जो है क्या किया जाए, सिर की तरफ जो है करके रखा जाता है। इस विधि में रोगी के ऊपरी भाग के वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। रोगी के जो इस विधि में जो शेपर विधि है हमारी, शेपर विधि में रोगी के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से जो वस्त्र ढीले कर देना चाहिए, वस्त्र क्या कर देना चाहिए, रोगी के जो ऊपरी भाग के जो वस्त्र क्या कर देना चाहिए, ढीले कर देना चाहिए। अब सहायक व्यक्ति को रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। अगर जो हमारी प्राथमिक उपचार दे रहा है, क्या कर रहा है, कृत्रिम सांस देने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पसलियों को दबाना चाहिए। उसकी जो रोगी की पसलियों को दबाना चाहिए, जिससे रोगी के फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाती है। रोगी के जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े से क्या होती है कि हवा हमारी जो है बाहर निकल जाती है। यह हवा नाक के रास्ते निकलती है। किसके साथ है, नाक के रास्ते में। शेफर विधि में हवा किसके माध्यम से निकलती है, तो नाक के माध्यम से जो है बाहर निकलती है। अब सहायक होगा कि भांति अपने हाथों की पसलियों से हटाकर रोगी के पीठ दबाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, रोगी के पीठ को जो है दबाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि रोगी के पीठ को जो है दबाना चाहिए। रोगी के पीठ को क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए। जैसे ही दबाव पीठ से हटता है, जो रोगी है, रोगी के पीठ जैसे ही दबाव हटता है, रोगी को सांस अंदर आती है। रोगी को क्या होती है कि सांस अंदर आती है। इस प्रकार से ये दोनों
क्रियाएं 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी चाहिए। यह प्रक्रिया शेपर विधि में भी जो यह प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी चाहिए तथा तब तक करनी चाहिए जब तक कि स्वाभाविक सांस आनी शुरू न हो जाए। जब तक वह स्वयं से सांस लेना शुरू न कर दे तब तक यह प्रक्रिया हमें करती रह करते रहना चाहिए। यह हो गई हमारी जो है श्वास की विधियाँ। श्वास की कितनी विधियाँ होती है और उनका वर्णन हो गया। तो हमारी जो है श्वास की 2 विधियाँ थी। फर्स्ट थी हमारी जो है सिल्वेस्टर विधि और सेकंड थी हमारी जो है शेपर विधि। यह थी हमारी कृत्रिम श्वास किसे कहते हैं। ये हमारा कृत्रिम श्वास हो गया। कृत्रिम श्वास की विधियाँ लिखो। कृत्रिम श्वास की जो हमारी 2 विधि थी, फर्स्ट थी हमारी सिल्वेस्टर विधि और सेकंड थी हमारी जो है शेफर विधि। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक जो है क्लास जो है अच्छी लगी होगी। यहाँ पर यह यहाँ से भी टॉपिक्स जो है आपको जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ से भी यह इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि हमें जो है किस प्रकार से ज्ञात करना चाहिए कि कृत्रिम श्वास की जो है किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर प्रवेश करते हैं तो हमारी जो है संज्ञा शून्यता किसे कहते हैं? संज्ञा शून्यता क्या होती है हमारी? संज्ञा शून्यता के बारे में बात करते हैं। संज्ञा शून्यता की बात करते हैं। यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण रोगी अपने मस्तिष्क की चेतना खो देता है और उसका शरीर अचेत अवस्था में आ जाता है, तो उसे संज्ञा शून्यता कहते हैं। संज्ञा शून्यता का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या हुआ है कि दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण अपने मानसिक जो उसकी मानसिक होती है मस्तिष्क, जो मस्तिष्क की चेतना, सोचने की चेतना, किसी से बात करने की सोच चेतना, जो भी उसके दिमाग में प्रक्रियाएं चलती होती हैं, वह प्रक्रिया क्या कर देता है कि खो देता है और उसका शरीर जो है अचेत, मतलब उसका शरीर जो है किसी भी काम का नहीं रह गया, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं संज्ञा शून्यता कहते हैं। यह रोगी मुख्यतः रोगी को बिजली को करंट लगने या सिर की चोट लगने फिर सांस अवरुद्ध होने से होता है। यह जो संज्ञा शून्यता जो है होती किसके कारण से होती है? रोगी रोगी मुख्यतः जो रोगी होता है उसे बिजली का करंट लगने से, सिर की चोट लगने से या फिर सांस अवरुद्ध होने से जो है यह संज्ञा शून्यता जो है होती है। आगे की और बात करते हैं। यह होती है हमारी जो है संज्ञा शून्यता। आप सभी को समझ में ही आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपके एक लाइक और एक कमेंट से जो है हमारे मनोबल को जो है बढ़ाता है। आपकी एक लाइक और एक कमेंट से जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का जो है प्रयास करेंगे। आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है किसी यदि किसी को बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारा कोई भी व्यक्ति है, उसे यह अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, घर हो या कारखाना हो, कहीं भी यह प्रक्रिया जो है आप अपना सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे क्या हुआ कि बिजली का करंट लग जाए, तो उसके लिए हमें क्या उपाय जो है करना चाहिए? आइए बात करते हैं। कई बार काम करते समय अनजाने में बिजली की नंगी तार छू जाए तो बिजली का बड़े जोर का झटका लगता है। जो हमारी बिजली के वायर्स होते हैं वह क्या होते हैं कि नंगी अवस्था में होते हैं। उनसे क्या होता है कि तब हमारे जो है करंट लग जाता है, जोर का झटका लगता है, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक शॉक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इससे आदमी बेहोश हो जाता है। क्या होता है कि आदमी जो है बेहोश हो जाता है या फिर तार से चिपक कर मर जाता है, या तार से जो है चिपक कर मर जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को बचाते समय बहुत ही काम सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को जो है बिजली का झटका लग गया है, वह बिजली के झटके के कारण वह बेहोश हो गया है, या जो है
तार में चिपक कर मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बचाते समय बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, अन्यथा बचाने वाले व्यक्ति को भी बचाते समय चिपक कर मर सकता है। व्यक्ति को भी जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है बिजली के तार से चिपका हुआ हो, उस व्यक्ति को बचाते समय बहुत ही हमें सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को बचा रहा है, उस व्यक्ति को भी जो है बिजली का झटका लग सकता है और मर सकता है। इसलिए बिजली से चिपके व्यक्ति को कभी भी हाथ से सीधे नहीं छुड़ाना चाहिए। अगर हमारा कोई व्यक्ति जो है बिजली के तार से चिपका हुआ है, तो उसे जो है सीधे ही हाथ से नहीं छुड़ाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो हमारा बिजली का मेन स्विच होगा, उस स्विच को जो है तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि स्विच जल्दी न मिले तो सूखी लकड़ी लेकर बिजली की तार को हटा देना चाहिए। अगर हमारा मेन स्विच नहीं मिल रहा है, तो हमें सूखी लकड़ी की सहायता से जो है बिजली के तार को जो है हटा देना चाहिए। छुड़ाते समय पैरों में सूखे रबड़ वाले जूते पहनने चाहिए। अगर उस व्यक्ति को बचा रहे हैं, बिजली के करंट से उस व्यक्ति को बचा रहे हैं, तो हमारे पैरों में जो है जूते, रबड़ वाले जूते जो है पहनने चाहिए, या छुड़ाने वाले व्यक्ति को सूखी लकड़ी के मेज या तख्ते पर खड़े करना चाहिए। उस व्यक्ति को जो बचा रहा है, उसे लकड़ी के से जो है तख्ते पर जो है खड़ा कर देना चाहिए। यदि स्विच जल्दी न मिले तो सूखी लकड़ी लेकर बिजली की तार को हटा देना चाहिए। छुड़ाते समय पैरों में सूखे रबड़ वाले जूते पहनना चाहिए, या छुड़ाने वाले व्यक्ति को सूखी लकड़ी की मेज पर खड़े होना चाहिए। जब करंट लगने व्यक्ति को अलग कर दिया जाए, तो उसको तुरंत उपचार करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति जिसे हमें क्या किया हुआ है, करंट लग गया है, उसे बचाने के लिए हमें तुरंत जो है उपचार जो है करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो, तो उसे गर्म दूध या चाय नहीं देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति जो जिसे करंट लगा है, वह जो है व्यक्ति जो होश में है, तो उसे क्या करना चाहिए कि गर्म दूध या चाय जो है नहीं देना चाहिए। यदि उसे सांस लेने में कठिनाई आती है, तो उसे कृत्रिम सांस देना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को जिसे करंट लगा है, उसे शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसे क्या करना चाहिए कि सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जो है कृत्रिम सांस जो है देने की का प्रावधान करना चाहिए, कृत्रिम श्वास जो है देना चाहिए। यह होती है हमारी जो है कि हमारी जो है किसी भी व्यक्ति को अगर हमें बिजली का झटका लगता है या शॉक लगता है, करंट लगता है, तो हमें उसे किस प्रकार से जो है बचाना चाहिए। यह जो है यहाँ तक जो है आप सभी को जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। तो सुरक्षा चिन्हों से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है हमारा जो है सेफ्टी सिंबल्स। जो हमारे सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार लिखिए कि हमारे जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, सुरक्षा चिन्हों से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार लिखिए। तो हमारे जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, यह हमारे जो है क्या हैं? सेफ्टी सिंबल्स हैं। और भी हमारे जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, हमारे जो सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सेफ्टी सिंबल्स की बात करते हैं कि जो हमारा सुरक्षा चिन्ह क्या होता है। जब हम कार्य करने के लिए कार्यशाला में जाते हैं, अगर हम किसी भी वर्कशॉप में कार्य करने जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जो है वर्क करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो सेफ्टी चिन्हों का जो है विशेष महत्व होता है। तो हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बोर्ड या नोटिस बोर्ड मिलते हैं। जो वहाँ पर क्या होता है कि जो सेफ्टी से रिलेटेड हमारे विभिन्न प्रकार के चिन्ह बोर्ड मिलते हैं या नोटिस बोर्ड मिलते हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह या लिखा होता है। जैसे स्मोकिंग, इसके होने से प्रत्येक व्यक्ति को पता लग जाता है कि कार्यशाला में बीड़ी या सिगरेट पीना मना है। जो नो स्मोकिंग, अगर नो स्मोकिंग का हमारा सिंबल दिखेगा, तो वहाँ पर जो भी किसी भी इंडस्ट्रीज या वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि बीड़ी या सिगरेट का जो है सेवन हमें जो है नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा हमें
संभावित खतरे का पता चल जाता है। जो भी खतरा होता है उसका हमें जो है पता चल जाता है। सुरक्षा चिन्हों को हम निम्नलिखित 4 वर्गों में बाँटते हैं। जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं निम्नलिखित 4 सिंबल्स में बाँटते हैं। जो प्रकार चिन्हों की जो है 4 प्रकार में जो है वर्णित किया गया है। प्रोहिबिशन सिंबल्स, वार्निंग सिंबल्स, इंफॉर्मेशन सिंबल्स, मिलिट्री सिंबल्स। जो हमारी प्रोहिबिशन सिंबल्स होते हैं इनसे हमें क्या समझ में आता होता है। प्रोहिबिशन सिंबल्स की बात करते हैं हम। ये हमारी होता क्या है? इस प्रकार के संकेतक चिन्ह द्वारा किसी भी गलत कार्य को न करने की सलाह दी जाती है। यह जो प्रोहिबिशन सिंबल्स होते हैं सिंगल्स होते हैं हमारे, इनसे यह पता चलता है कि हमें किसी भी प्रकार की जो है गलत कार्य न करने की जो है सलाह दी जाती है, जिससे कारखानों में दुर्घटनाएं कम हो जाती है। इससे क्या होती है कि वर्कशॉप में किसी भी वर्कशॉप में दुर्घटनाएं कम हो जाती है। चिन्हों की आकृति गोलाई में होती है, जिससे वृत्त की बाहरी गोलाई लाल रंग में होती है। जिससे क्या होती है कि जो वृत्त की गोलाई होती है वह लाल रंग की होती है और अंदर जो आकृति बनी होती है वह काले रंग की होती है। यह जो यहाँ पर भी ड्राइंग में देख सकते हैं, जो हमारे यह बाहरी वृत्त है यह इस किस कलर का होता है हमारा जो है, यह जो है रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। और जो सिंबल्स बने होते हैं यह जो हमारे काले रंग के होते हैं। इसमें जो स्मोकिंग यहाँ पर दिखाए गए स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोवी प्रोहिबिटेड। यहाँ पर जो स्मोकिंग को जो है निषेध दिखाया गया है। यहाँ पर यह जो हमारा होता है यह कैसा है कि निषेधात्मक चिन्ह है कि हमें यहाँ पर यह करना, यहाँ पर पैदल पाथ यात्रियों के लिए जो है मना है। यहाँ पर जो डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, यहाँ पर जो है वायर एक्सटिंग्विशर विथ वाटर, यहाँ पर जो है पानी से जो आग को बुझाना जो है निषेधात्मक है। अब लीजिए जो खतरा है। नेक्स्ट जो हमारी वार्निंग सिग्नल्स की बात करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं चेतावनी चिन्ह कहते हैं। चेतावनी चिन्ह की बात करते हैं, इन्हें चेतावनी देने वाले चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हमें क्या होती है कि चेतावनी देती है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो हमारी आकृति जिनकी त्रिभुजाकार होती है वो चेतावनी चिन्ह होते हैं, जिसकी बैकग्राउंड पीले रंग की और चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग की होती है। इनका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो है पीले रंग का होता है और जो चिन्ह होता है यह काले रंग का होता है। ये विभिन्न प्रकार की चेतावनी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह निम्नलिखित हैं, जिनके नीचे इसका प्रयोग या उद्देश्य भी लिखे हैं। यह जो है चेतावनी चिन्ह है। इनकी जो पट्टी होती है, हमारी जो बैकग्राउंड होती है किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है। और जो सिंबल्स बने होते हैं क्या होते हैं कि काले रंग के बने होते हैं। यहाँ पर जो जैसे रिस्क ऑफ फायर, फायर के लिए रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टैक्सिस हैजार्ड्स खतरा, रिस्क ऑफ एक्सपेंस, ओवरहेड्स हैजार्ड्स यहाँ पर सिर के लिए खतरा है, रिस्क ऑफ डेंजर्स यहाँ पर खतरा है, ओवरहेड लोड यहाँ पर ओवरहेड लोड को दिखाया गया है, फ्लैगिंग रूफ। ये सभी हमारे जो ड्राइंग में देख रहे हैं हमारे सभी क्या हैं कि चेतावनी चिन्ह हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है इंफॉर्मेशन सिंह, जो हमारी क्या करता है कि चिन्हों की जो है सुरक्षा इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इस प्रकार के चिन्हों द्वारा सुरक्षा से संबंधित सूचना दी जाती है। जो सेफ्टी से संबंधित हमारी क्या होती है कि सुरक्षा सूचना दी जाती है। इसका आकार वर्गाकार होता है। यह देख सकते हैं यह इसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। इसकी बैकग्राउंड हरी और चिन्ह सफेद रंग का होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है इंफॉर्मेशन चिन्ह का, इसके बैकग्राउंड जो है हरी रंग की होती है और जो चिन्ह होता है यह सफेद रंग का होता है, जिसे प्राथमिक सहायता की सूचना देती है। यह जो है प्राथमिक सहायता की जो है सूचना देती है। नेक्स्ट हमारी जो है मैंडेटरी सिंग्स, होता क्या है इस प्रकार के चिन्हों को देखकर हमें सुरक्षा संबंधित कार्य की याद आती हैं। यह जो मैंडेटरी सिंबल्स होते हैं इनको देखकर हमें क्या होती है सुरक्षा कार्य की याद आती है। अर्थात
यह हमें कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सुरक्षा के बारे में याद दिलाते हैं, जैसे आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनने और पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़ पहनें। यहाँ पर देख सकते हैं, यह ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए क्या चश्मा पहनना है, हेड की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए और साँस लेने की सुरक्षा के लिए हमें जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की सुरक्षा के लिए को प्र गो और क्या करना चाहिए हमें जो है ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करना चाहिए। यह जो है हमारे जो है कि सेफ्टी के लिए जो है हमारे प्रिकॉशंस हैं कि हमें जो है अपनी सुरक्षा के लिए किस प्रकार मैंडेटरी सिंग सिंगल्स हैं सिंबल्स हैं कि हमें जो है मैंडेटरी सिंबल्स का जो है किस प्रकार से जो है प्रयोग करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक जो है हमारी क्लास जो है आप सभी को जो है अच्छा लगी होती है। यह होती है हमारी जो सुरक्षा चिन्हों से आप क्या समझते हैं, इनका अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करना है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।